हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे डिज़ाइन अमेज़न S3। तो सबसे पहले देखते हैं कि S3 होता क्या है। S3 का मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये AWS की तरफ से एक स्केलेबल, सिक्योर और हाई स्पीड सर्विस है। इसमें आप अपना डेटा कभी भी कहीं भी अपलोड कर सकते हो और कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है। तो मान लीजिए आपको अगर अपना डेटा अपलोड करना है कहीं से भी, तो आप अपने क्लाउड में डेटा अपलोड करो और कहीं से भी आप अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हो। बहुत सिंपल है। S3 में कुछ टर्मिनोलॉजीज है। तो क्या क्या टर्म्स यूज होती है S3 में? सबसे पहले होती है ऑब्जेक्ट। तो जो भी आप अपना डेटा अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, उस डेटा को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, वो होता है आपका एक्चुअल डेटा। ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके पास दो चीज होती है। एक तो होता है कि पेलोड। पेलोड मीन्स, लेट अज्यूम अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करनी है, लेट अज्यूम, तो जो एक्चुअल इमेज का डेटा होगा वो हो गया आपका पेलोड। और एक होता है कि उस इमेज का मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स उस इमेज का नाम, उसका फॉर्मेट क्या है, कौन उसका ओनर है, कब क्रिएट करी गई, कब अपलोड करी गई, मतलब ये सारा जो डेटा है, ये सारा कहलाता है मेटा डेटा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पास दो चीज होती है, एक होता है पेलोड और एक होता है मेटा डेटा। करेक्ट। अगली टर्म जो S3 में यूज होती है वो होती है बकेट। तो बेसिकली बकेट एक कंटेनर की तरह होती है जिसमें आप सारा ऑब्जेक्ट, जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। तो बकेट को आप कंटेनर की तरह समझो जिसमें आप ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हो। ठीक है। इसको एक तरह से फाइल की तरह समझ सकते हो कि एक आपके फाइल हो गई, और मतलब फाइल, सॉरी, फोल्डर हो गया, एंड ऑब्जेक्ट आपकी तरह एक तरीके से फाइल हो गई, है ना। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो बकेट क्या है? बेसिकली एक लॉजिकल लॉजिकल कंटेनर है। ठीक है। अब बकेट पे क्या क्या होता है? बकेट पे सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा होगा कि यार बकेट का नाम क्या है, बकेट की आईडी क्या है। ठीक है। और ये बकेट किसने बनाई है ना, इस टाइप की इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो बकेट के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा होता है। अगली टर्म क्या है? URI। ठीक है। तो URI क्या होता है? तो URI की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो URI की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो इसकी मदद से आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट या बकेट को एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट टी एक्स टी, आपको इसे एक्सेस करना है। तो इसका एक API होगी, इससे आप इजिली क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। तो क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ? सबसे पहले मैं देखूंगा कि बकेट को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है? आपको दो चीज करनी है। आप ऑब्जेक्ट अपलोड करना है, ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करना है। बट आप ऑब्जेक्ट अपलोड कहाँ करोगे? बकेट में करोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बकेट कैसे क्रिएट होगी। एक बार बकेट क्रिएट हो गई, देन ऑब्जेक्ट को अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है। अगली चीज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, एंड लास्ट चीज देखेंगे कि अगर आपके पास लार्ज फाइल है तो उसे आप कैसे अपलोड कर सकते हो या कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अपलोड कैसे करोगे। ठीक है। तो आपको कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को अपलोड करने से पहले आपको बकेट देखनी पड़ेगी कि आप किस बकेट में वो ऑब्जेक्ट डालोगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अपलोड करने से पहले सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी बकेट को क्रिएट करने की। तो ये आपकी सर्वर पे गई रिक्वेस्ट। देन सर्वर ये चेक करेगा कि भाई आपके पास कोई परमिशन भी है, कि आप ऑथराइज भी हो, कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं है। ठीक है। कि आपके पास परमिशन है उस वाले बकेट को क्रिएट करने की या बकेट को एक्सेस करने की, परमिशन है भी या नहीं है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन चेक होगी। ठीक है। अगर ये सब कुछ वैलिड रहा, देन क्या होगा कि आपका जो बकेट है, बकेट का मैटर डेटा वो चेक करेगा कि यार बकेट ऑलरेडी है या नहीं है। अगर बकेट ऑलरेडी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बकेट प्रेजेंट नहीं हुई, जिस भी बकेट में आपको ये ऑब्जेक्ट डालना है, अगर बकेट प्रेजेंट नहीं हुई तो क्या करेगा? बकेट को क्रिएट करेगा। ठीक है। तो मैंने बताया था कि बकेट का के पास सिर्फ और सिर्फ मतलब उसका मेटा डेटा होगा, तो मेटा डेटा उसका अपडेट करेगा। तो हमारे पास मैं एक डेटाबेस ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा स्टोर करने का काम आ रहा है। ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा भी जाएगा और बकेट का मेटा डेटा भी होगा। ठीक है। तो हमारे पास एक डेटाबेस हो गया। देन आपके पास कुछ एक सर्विस होगी जिसका काम क्या होगा? इस मेटा डेटा में डेटा पुश करने का, डेटा यहाँ से रिट्रीव करने का, है ना। तो ये सारे काम, मान लीजिए ये कोई सर्विस है, मेटा डेटा सर्विस।
ये सर्विस करेगी, ठीक है? कि बकेट में डेटा आपको अपडेट करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, जो भी करना है, ये सारे सर्विस यही काम करेगी, ठीक है? एक बार आपने बकेट क्रिएट कर दी, देन आपका अगला काम क्या है? ऑब्जेक्ट को अपलोड करने का, ठीक है? तो आप ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे, देन अगेन वो चेक करेगा कि भाई आपको परमिशन है भी ऑब्जेक्ट अपलोड करने की या नहीं है, या आपके पास सिर्फ रीड ओनली एक्सेस तो नहीं है, ठीक है? चेक करेगा वो, ठीक है? तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अपलोड का एक्सेस हुआ, देन वो क्या करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट को अपलोड कर देगा, ठीक है? अब वो अपलोड कहाँ करेगा? वो भी किसी डेटा स्टोर में अपलोड करेगा, है ना? तो मान लो ये कोई डेटा स्टोर है, इस डेटा स्टोर में वो क्या करेगा? आपका ऑब्जेक्ट अपलोड कर देगा। अगेन देखो, आपको ये ऑब्जेक्ट इस डेटा स्टोर में अपलोड करना है, और डाउनलोड करते टाइम आपको इस डेटा स्टोर से ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना है ना? तो ये सारी कहानी आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने एक सेपरेट सर्विस बना ली मैंने, जिसका मैंने नाम दिया डेटा स्टोर सर्विस। इस डेटा स्टोर सर्विस का काम क्या है कि ये इस डेटा स्टोर से ऑब्जेक्ट पुश करेगी, पुल करेगी, ना सारा काम यही करेगी, ठीक है? ओके, एक बार आपने डेटा अपलोड कर दिया, तो ये यहाँ से एक यूनिक आईडी दे देगा, मतलब ऑब्जेक्ट लोकेशन दे देगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है, जो मैंने अपलोड किया वो इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है? कि कल को अगर आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो आप डायरेक्टली इस लोकेशन पे आओ और अपना ऑब्जेक्ट ले जाओ, ठीक है? तो मुझे एक बार वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता चल गई, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। बताया था मैंने, है ना? कि ऑब्जेक्ट के पास मेटा डेटा भी होता है। तो ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा क्रिएट करेगा कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कौन से बकेट में गया है, और अभी मैंने जैसे अपलोड करी, तो अपलोड मतलब ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, कि लोकेशन आईडी बेसिकली, कि कहाँ पे मुझे वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? तो वो सारी लोकेशन, वो सारी जो चीजें हैं, वो मैं कहाँ स्टोर करूंगा? अपने मेटा डेटा में स्टोर करूंगा, ठीक है? और किसकी मदद से करूंगा? मेटा डेटा सर्विस की मदद से करूंगा, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक चीज समझ आ रही होगी, ठीक है? अब अब क्या है, थोड़ा समझते हैं। और अब देखो, अब आपके पास बहुत मिलियंस ऑफ यूजर हैं, ठीक है? जो कि डेटा को अपलोड कर रहे होंगे, डेटा डाउनलोड कर रहे होंगे, है ना? तो ये बात तो साफ है कि एक सिंगल एपीआई सर्विस ये काम तो नहीं कर सकती, है ना? तो आपको क्या लेने पड़ेंगे? मल्टीपल सर्वर्स लेने पड़ेंगे, है ना? अगर आप मल्टीपल सर्वर लोगे, अगेन वही बात आ गई, मल्टीपल सर्वर लोगे, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? साथ में एक लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा, जो आपका ये काम करे। ये बात मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में समझाई थी, लोड बैलेंसर के बारे में, तो आप वहां से देख सकते हो इसके बारे में, ठीक है? अगेन अब आप यहाँ पे देखो, डेटा स्टोर वाली चीज को देखो। देखो, अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो, तो आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ अपलोड कर रहे हो? इस डेटा स्टोर में अपलोड कर रहे हो, है ना? अब जैसे जैसे यूजर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो एक सिंगल डेटा स्टोर में आप अपना सारे ऑब्जेक्ट तो रख नहीं सकते, आपको क्या चाहिए होंगे? मल्टीपल डेटाबेसेस चाहिए होंगे, राइट? जिसमें आप अपना ऑब्जेक्ट स्टोर कर सको, ठीक है? तो आपको क्या लिया? आपने मल्टीपल डेटाबेसेस ले लिए, और सिमिलरली मैंने डेटा स्टोर सर्विस भी मल्टीपल बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक सर्वर इनफ नहीं होगा इन सारी ऑब्जेक्ट को अपलोड करने के लिए, ठीक है? तो मल्टीपल डेटा स्टोर बना दिए एंड मल्टीपल डेटाबेस बना दिया, है ना? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? हम डेटा शार्डिंग कहते हैं, ठीक है? तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज एक बार मेरी फर्स्ट वीडियो रेफर करें, वहां पे समझ आ जाएगा ये डेटा शार्डिंग क्या होती है, ठीक है? तो बेसिकली डेटा शार्डिंग में मैंने क्या किया कि एक डेटाबेस सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं छोटे छोटे डेटाबेस बनाऊंगा जिसमें पार्शियल पार्शियल डेटा रखूंगा, ठीक है? तो आई होप चीज समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है? अब डाउनलोड का देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। मान लो ये यूजर कोई अपनी जो फाइल इसने अपलोड करी थी उसे वो डाउनलोड करना चाहता है, ठीक है? तो ये बता दे कि भाई इस बकेट में ये फाइल है और ये फाइल का नाम है, ठीक है? मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। अगेन जाएगी, लोड बैलेंसर पे जाएगी, लोड बैलेंसर से मेरे सर्वर पे जाएगी, फिर मैं चेक करूंगा कि भाई आपको एक्सेस है भी डाउनलोड करने का, चेक करेगा ये कि एक्सेस है भी या नहीं है, ठीक है? एक बार आप ऑथराइज्ड हो गए, देन वो चेक करेगा कि ये जो फाइल है, भाई ये किस लोकेशन पर है ना? जो मैंने पिछली लास्ट स्लाइड में जो मैंने अभी सेव करा था, वो वाला डेटा निकालेगा, मेटा डेटा निकालेगा बेसिकली इस फाइल का, ठीक है? तो कहाँ से निकालेगा? किसे कॉल करेगा? मेटा डेटा सर्विस को कॉल करेगा। इससे कॉल किया, यहाँ से क्या निकाला इसने? ऑब्जेक्ट का लोकेशन निकाली, यूयूआईडी, है ना? लोकेशन निकाली। एक बार ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता चल गई, तो क्या करेगा? ये डेटा स्टोर वाली जो सर्विस थी उसे देगा, बोलेगा भाई ये रही मेरी लोकेशन ऑब्जेक्ट की, मुझे इस लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट है वो दे दे। तो डेटा स्टोर क्या करेगी? आ, इसमें जाएगी, डेटा स्टोर सर्विस, सॉरी, डेटा स्टोर सर्विस क्या करेगी? डेटा स्टोर में जाएगी, वहां से जो भी इस लोकेशन में ऑब्जेक्ट होगा वो उसे रिटर्न कर देगा, और फाइनली ये सर्वर क्या होगा? इस यूजर को वो डेटा रिटर्न कर देगा, ठीक है? ओके, तो आई गेस समझ आ रही होगी चीजें, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज क्या है? डेटा स्टोर सर्विस। अगली चीज क्या है? मेटा डेटा स्टोर सर्विस। डेटा स्टोर सर्विस का काम क्या हो रहा है कि आप इसे ऑब्जेक्ट दे रहे हो, तो ये अपलोड कर रहा है, और अगर आप इसे कोई लोकेशन दे रहे हो,
तो वहां से ये ऑब्जेक्ट रिट्रीव करके दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली मेटा डेटा सर्विस क्या कर रहा है कि आप मेटा डेटा क्रिएट कर रहे हो, मेटा डेटा चेक कर रहे हो, मेटा डेटा अपडेट कर रहे हो, ये सारा काम मेटा डेटा सर्विस कर रहा है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके दोनों सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, डेटा स्टोर और मेटा डेटा स्टोर, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले हम डेटा स्टोर के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने भी समझाया, डेटा स्टोर दो चीज के लिए काम आएगा, अपलोड एंड डाउनलोड। अपलोड करते टाइम आप क्या दे रहे हो उसे, आप एपीआई जो आपका सर्वर है वो इससे क्या दे रहा है, वो इसे बोल रहा है कि भाई मैं अपलोड करना चाहता हूँ और ये मेरी फाइल है, यही तो दे रहा है। और ये बदले में क्या दे रहा है, ये बदले में रिटर्न कर रहा है उसकी लोकेशन, ऑब्जेक्ट यूयूआईडी, ये रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। डाउनलोड वाले केस में उल्टा हो रहा है, एपीआई सर्विस जो है वो क्या रिटर्न कर रही है, सॉरी क्या भेज रही है, डाउनलोड बोल रही कि डाउनलोड करना है, और क्या भेज रही है वो, ऑब्जेक्ट यूयूआईडी भेज रही है, मतलब लोकेशन भेज रही है। और जो डेटा स्टोर सर्विस है रिटर्न क्या कर रहा है, फाइल कंटेंट रिटर्न कर रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये डेटा स्टोर तो मोटा मोटा समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें सी में थोड़ा डाइव डीप करना है कि डेटा स्टोर सर्विस ये काम कर कैसे रही है, ठीक है, अपलोड कैसे करिए, डाउनलोड कैसे करिए, इस चीज के बारे में अब हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझो। लेट एज्यूम कि इस डेटा स्टोर सर्विस ने ये आपकी फाइल इस वाले डेटाबेस में अपलोड कर दी, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये वाला डेटाबेस किसी कारण से डाउन हो जाए। अगर ये डाउन हो गया तो इसमें जितनी भी फाइल पड़ी थी वो सारी की सारी की सारी फाइल क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, है ना। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा रहे, अगर आपका एक कोई सर्वर डाउन भी हो रहा है तब भी मेरा डेटा बचा रहे, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे आता है डेटा रेप्लिकेशन, है ना। अगर आपको डेटा रेप्लिकेशन के बारे में नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर चेक करें, वहां पे मैंने बता रखा है डेटा रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो कहानी क्या है कि आप जब भी डेटा अपलोड कर रहे हो, ध्यान समझना, जब भी डेटा आप इस पे अपलोड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि उस डेटा को दूसरे सर्वर में भी क्या कर रहे हो, रेप्लिकेट कर रहे हो। मतलब जो डेटा है वो मल्टीपल सर्वर्स में क्या हो रहा है, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान समझना कि हम एक जगह तो डेटा स्टोर नहीं कर रहे, मल्टीपल डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये बात तो समझ आ गया, है ना, कि सेम डेटा मल्टीपल डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो जब अपलोड की कमांड आ रही है मेरे पास, समझना, अपलोड वाला केस समझो, जब अपलोड की कमांड आ रही है मेरे पास तो मुझे, तो डेटा स्टोर सर्विस का क्या काम है, सबसे पहले तो वो मुझे बताएगा कि जाओ भाई इस वाले सर्वर पे जाके डेटा अपलोड करो, करेक्ट, हाँ या ना। अगर मेरे पास मान लो 20 सर्वर है, ठीक है, समझना बात को, अगर मेरे पास ये 20 सर्वर है, डेटाबेस सर्वर 20 है, ठीक है। अब मेरे पास इस सर्विस के पास, डेटा स्टोर सर्विस पे पास कमांड आ रही है कि अपलोड करना है ये फाइल कंटेंट, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि ओके सर्वर नंबर 15 में जाओ, वहां पे फाइल अपलोड कर दो अपनी, ऐसे तो बोलूंगा, या सर्वर नंबर 10 पे जाओ फाइल अपलोड कर दो, है ना। ये सर्वर नंबर 10 में ऐसी बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअल में वो उसके आईपी एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब चीज बताएगा, ठीक है। तो समझाने के लिए सिंपल भाषा में क्या है, मैं बोलूंगा सर्वर नंबर 10 पे जाओ, वहां जाके फाइल अपलोड कर दो, है ना। तो क्या काम है इसका, इसका पहला काम है बताने का कि प्राइमरी नोड कौन सा है वो पता लगाओ, मतलब कौन से पे आपको जाके अपलोड मारना है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी नोड। एक बार आपको पता चल गया प्राइमरी नोड क्या है तो उसका एक्सेस करो, वहां पे अपलोड मारो, ठीक है। तो दो काम है, डेटा स्टोर के दो काम है, ध्यान समझते हैं कैसे करना है। अगर ये चीज समझ आ रही है कि 20 नोड है, 20 नोड में से पहले वो एक नोड को पिक करेगा, फिर वहां पे पहले अपलोड करेगा डेटा, ये चीज समझ आ रही है तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो मेरी ये डेटा राउटिंग सर्विस है, ये डेटा स्टोर सर्विस के अंदर बता रहा हूँ, तो उसके अंदर पहली डेटा राउटिंग सर्विस है। इस पे रिक्वेस्ट आएगी, ओके आई वांट टू राइट द डेटा। सबसे पहले ये बोलेगा कि भाई पहले मुझे बता तो दो कहाँ पे अपलोड करना है, कौन से नोड पे अपलोड करना है। तो ये काम देगी मेरी ये सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस, ये नाम दिया मैंने। प्लेसमेंट सर्विस का काम क्या होगा, ये बताएगी कि कौन से वाले नोड पे डेटा मुझे अपलोड करना है, ठीक है। ये बोलेगी कि भाई प्राइमरी नोड पता कर लेगी कि भाई इस वाले नोड पे डेटा अपलोड करो, ठीक है। तो मान लो इसने बोल दिया कि भाई जाओ इस वाले नोड पे डेटा अपलोड करो, तो डेटा राउटिंग सर्विस के पास एक्सेस होगा उस डेटा नोड का, जाएगी और इस वाले नोड पे जाके डेटा अपलोड कर देगी। समझ आ रहा है बात को, बहुत बहुत ध्यान समझना। इसने यहाँ पे डेटा अपलोड कर दिया, बट क्या दिक्कत है, अगर इसने डेटा यहाँ अपलोड किया और कल को ये सर्वर डाउन हो गया तो मेरा तो सारा डेटा चले जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को बाकी और सर्वर में रेप्लिकेट करना पड़ेगा, इस डेटा को दूसरे सर्वर में रेप्लिकेट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अपनी ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ाऊंगा, डेटा रेप्लिकेशन से, ठीक है। डेटा रेप्लिकेट करना पड़ेगा बोले तो डेटा रेप्लिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद मैंने क्या किया, लेट अज्यूम मेरा रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 20 सर्वर तो 20 सर्वर में आप डेटा डाल दो, ऐसा तो है नहीं, है ना। आपका रेप्लिकेशन फैक्टर मान लो अगर 3 है तो आप तीन तीन अलग अलग सर्वर में आप डेटा डालोगे, ठीक है। तो मान लो मेरा डेटा रेप्लिकेशन सॉरी रेप्लिकेशन फैक्टर 3 था, तो मैंने 3 सर्वर में डेटा रेप्लिकेट किया, है ना। तो देखो दिख रहा है 1
2, 3 इन 3 सर्वर में मैंने डेटा अपना डाल दिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बात को, ठीक है। लास्ट में ये रिजल्ट जो है कि हाँ भाई डेटा अपलोड हो गया, इसने ऑब्जेक्ट आईडी को रिटर्न मतलब एपीआई सर्विस को भेज दिया, ठीक है। यू ऑब्जेक्ट आईडी भेज दी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेट अज्यूम अभी आप तीसरे तीसरे स्टेप को ध्यान समझना, अभी एप्लीकेशन हुआ नहीं है, बहुत ध्यान समझना। आप तीसरे स्टेप पे हो, आपको प्राइमरी नोड मिल गया, आपको मिल गया प्राइमरी नोड, ये प्राइमरी नोड मिल गया, ठीक है। आपने इस पे डेटा राइट कर दिया, ठीक है, ध्यान देना, इस पे डेटा आपने अपलोड कर दिया। आप कब बोलोगे कि मेरा ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया? आप सक्सेस कब मार्क करोगे? देखो यहाँ पे बहुत डिफरेंट केस बन सकते हैं, ध्यान समझना। पहला केस क्या हो सकता है कि जैसे ही आपने डेटा प्राइमरी नोड पे पुश किया मतलब अपलोड किया, वैसे ही आप बोल दो कि भाई हाँ भाई मैं काम कर चुका हूं, और रेप्लिकेशन होता रहेगा, है ना। और बैकग्राउंड में क्या होगा? रेप्लिकेशन होता रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या है कि आप बोल दो कि जैसे ही प्राइमरी नोड पे डेटा आया, आप बोल दो कि हाँ सक्सेस है ना, कि आप डेटा अपलोड कर चुके हो, आप ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न कर दो, रेप्लिकेशन होता रहेगा, इन द बैकग्राउंड रेप्लिकेशन होता रहेगा। इसकी एक ड्रॉबैक है। अच्छा फायदा क्या है? पहले फायदा देखते हैं। फायदा क्या है कि भाई फास्ट होगा तुरंत, जैसे ही एक में डेटा अपलोड हुआ आपने तुरंत बोल दिया हो गया भाई मेरा काम हो गया, बाकियों में अपने आप होता रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में होता रहेगा, ठीक है। लेटेंसी फास्ट होगी, बट दिक्कत क्या आएगी? कंसिस्टेंसी बहुत वीक होगी। अब भाई कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब करेक्टेड डेटा। अब मान लो आपको जो आपने अपलोड फाइल, मान लो आपको फाइल 1 करके आपने अपलोड किया, ठीक है, फाइल आप 1 आपने कहाँ अपलोड कर दी? यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आपको फाइल 1 चाहिए, डाउनलोड करनी है आपको फाइल 1, ठीक है। अब भाई आपके पास तो 20 सर्वर है, और आपके पास 3 सर्वर में फाइल 1 का डेटा हो सकता है। तो आपका सर्वर, जो आपका सर्वर है, वो इन 3 डेटाबेस में से तो किसी भी सर्वर में भेज सकता है। मान लो आपको इस वाले सर्वर पे बोला कि जाओ यहाँ से फाइल 1 उठा लो, क्या यहाँ पे मुझे फाइल 1 मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि अभी तो रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं है ना? मान लो अभी सिर्फ इसमें राइट हुआ है, अभी रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी रेप्लिकेट हो रहा है डेटा, इसमें अभी कंप्लीटली आया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या मुझे इस सर्वर पे डेटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा? भाई डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा बोलूंगा, है ना। बट डेटा तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ये क्या है? रॉन्ग डेटा, है ना, मतलब इनकरेक्ट डेटा। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है क्या है कि बहुत वीक आएगी। बट क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे ही एक बार डेटा रेप्लिकेट हो जाए पूरी तरीके से, तब आप दोबारा से क्वेरी करो, तो अब तीनों सर्वर में से किसी भी सर्वर पे चले जाए क्वेरी आपकी डाउनलोड वाली, आपको डेटा मिलेगा। समझ रहे? अगर जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने ये चीज भी समझा रखी। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? इवेंचुअल कंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में समझा रखा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है। ध्यान समझो। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस, आपने मास्टर वाले सॉरी प्राइमरी नोड पे आपने डेटा डाला, ठीक है, अभी आप रिजल्ट नहीं भेज रहे, आपने वेट किया कि ओके मैं एक रेप्लिका और बनाता हूँ, मतलब एक रेप्लिका में डेटा आने दो, एक रेप्लिका में डेटा आ गया, ठीक है। जैसे ही एक रेप्लिका में डेटा आया, आपने बोल दिया ओके सक्सेस मार्क कर दो, ठीक है, कि जो लास्ट वाले में होता रहेगा तब तक मैं सक्सेस मार्क कर दूंगा ना। ऐसे करने से क्या होगा? ये सेकंड केस हुआ, है ना। ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी जो लेटेंसी वो मीडियम रहेगी, है ना, और कंसिस्टेंसी भी क्या हो जाएगी? मीडियम हो जाएगी, राइट, ठीक है। मतलब आप थोड़े से चांस कम है कि इनकरेक्ट डेटा होने के, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि भाई जब तक मास्टर में ना हो जाए और दोनों रेप्लिका में ना हो जाए, जब तक पूरा डेटा हर जगह आ ना जाए, तब तक आप सक्सेस मार्क नहीं करोगे, और जैसे ही तीनों में हो जाएगा आप सक्सेस मार्क कर दोगे, है ना। अगर आप ध्यान लगा पा रहे हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, तो ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का, ठीक है। ये एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का है। तो इस वाले में क्या हो रहा है कि आपकी लेटेंसी तो बहुत ज्यादा है, बट जो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ पे बन सकता है आपका कि आप डेटा रिटर्न आप सक्सेस मार्क कब करोगे, ठीक है। आप एक ऑब्जेक्ट एक राइट करने पे भी कर सकते हो, दो पे भी कर सकते हो, या जब सब पे हो जाए उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली एक ये लाइक कंपैरिजन रहेगा कि आपको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चाहिए या स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। आप खुद सोचो हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चाहिए? अब अगर आपको नहीं पता इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी क्या है, तो आप फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखना, उसमें मैंने समझा रखा है कि स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, इवेंचुअल में क्या होता है, और कैसे आपको देखना पड़ता है उनका, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचो, देखो मुझे क्या चाहिए, मैं फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे फाइल 3 सेकंड बाद भी अगर मुझे मिल जाए तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ समझो क्या दिक्कत है। इस वाले में देखो, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है
कि आपने इस वाले डेटाबेस में डेटा अपलोड कर रहे हो और इस वाले डेटाबेस में भी डेटा अपलोड कर रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो ओके सक्सेस है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि देयर इज अ चांस कि आपको डेटा मिले ही ना, है ना, कि आपको आपको सर्वर इस वाले सर्वर में आप चेक करो और आपको डेटा मिले ही ना, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम जो होगी थोड़ी देर के लिए होगी, है ना। जैसे ही एक बार एप्लीका आ गया तो आपको तब भी डेटा मिलेगा, है ना। तो हमारा क्या है, हम क्या चाहते हैं कि यार मैंने एक बार फाइल अपलोड कर दी, है ना, और जल्दी से वो, मैं चाहता हूँ मेरी लेटेंसी बहुत कम हो, मैं ये तो चाहता हूँ लेटेंसी कम हो, बट अगर मुझे अपलोड करने के बाद अगर 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद भी अगर मुझे पता 3 सेकंड बाद अगर मैं अपने डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? मतलब अगर मैं 3 सेकंड तक मैं वेट भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मतलब मुझे 3 सेकंड तक अगर मुझे अपनी फाइल नहीं मिलती, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अपलोड हो गई, उसके 3 सेकंड बाद तक अगर मुझे अपनी फाइल नहीं मिली, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे मतलब मैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की तरफ जाऊँगा, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी की तरफ नहीं जाऊँगा। मतलब मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब मैं अपने सिस्टम को भाई एक्सेस करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम मेरा सिस्टम ही ब्लॉक कर दो। मैं सिस्टम एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब मैं अवेलेबिलिटी की तरफ जाऊँगा और कंसिस्टेंसी में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी लूँगा कि हाँ भाई मेरा डेटा अपलोड हो जाना चाहिए। भले ही कुछ मिलीसेकंड लगे या कुछ सेकंड लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कुछ सेकंड बाद मुझे डेटा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको इनकंसिस्टेंट डेटा मिलेगा, है ना? बट थोड़ी देर के लिए मिलेगा, बट उसके बाद आपको एकदम कंसिस्टेंट डेटा मिलेगा, बट आपकी लेटेंसी क्या होगी? एकदम मीडियम होगी। बट लास्ट वाले केस में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? लेटेंसी आपकी क्या होगी? बहुत हाई होगी, ठीक है? और थोड़ी देर के लिए आपका सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ये नहीं चाहता, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा सिस्टम इवेंचुअल कंसिस्टेंट हो, ठीक है? ओके, तो आई गेस यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा देखते हैं, डेटा स्टोर के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब देखते हैं मेटा डेटा स्टोर के बारे में, मेटा डेटा स्टोर कैसे काम करेगा, ठीक है? अभी मैंने आपको समझा था कि यार मेटा डेटा 2 लोगों का है, एक ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा है और एक बकेट का मेटा डेटा है, राइट? ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा है, बकेट का मेटा डेटा है। ऑब्जेक्ट का क्या-क्या मेटा डेटा हो सकता है भाई? ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, किस बकेट में रखा गया है भाई, बकेट आईडी क्या है? बकेट का क्या होगा कि भाई बकेट की आईडी क्या है, बकेट का नाम क्या है, किस बंदे ने बकेट बनाई है, ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, बेसिकली देखो इसमें कुछ ही कॉलम्स होंगे, है ना। तो बेसिकली मैं क्या ले सकता हूँ, एक टेबल टाइप का डेटाबेस ले सकता हूँ दोनों की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, है ना। अगर आप बकेट वाली इंफॉर्मेशन देखोगे तो उतनी ज्यादा बकेट्स नहीं होंगी, है ना। तो आप सिंगल टेबल में ये सारा इंफॉर्मेशन लाइक ये सारी कॉलम्स जो है एक सिंगल टेबल में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल टेबल में आपका सारा डेटा नहीं आएगा, तो भाई क्या करोगे, थोड़ा सोचो। जब भी डेटा एक सिंगल डेटाबेस में नहीं आता तो क्या करता हूँ, शार्डिंग का इस्तेमाल करता हूँ, है ना। फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि आप बड़े से डेटाबेस को छोटे छोटे डेटाबेस में डिवाइड कर दो, वहां पे शार्डिंग कर दो, ठीक है। तो सिंपल है कि ऑब्जेक्ट मेटा डेटा स्टोर करने के लिए आप डेटा शार्डिंग का इस्तेमाल करोगे और एक टेबल बेस डेटाबेस का इस्तेमाल यूज करोगे, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, कि ऑब्जेक्ट वर्जनिंग कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट वर्जनिंग होता क्या है। देखो यार, कभी आपने गूगल ड्राइव में या गूगल शीट में या कभी ऐसा देखा हो कि वहाँ पे एक फीचर होता है कि कि आपने मान लो कभी गलती से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर कोई फाइल डिलीट कर दी हो, वहाँ से रिट्रीव करने का आता है कि आप पुराने वर्जन में जाना चाहो, है ना। कि कभी आपने गूगल शीट में काम किया हो तो वहाँ पे वो पुरानी वाला मतलब पुराना वाला वर्जन रिस्टोर करने का एक ऑप्शन होता है उसमें, है ना। तो ऑब्जेक्ट वर्जनिंग क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल वर्जन क्रिएट करते हो, ठीक है। इसका फायदा होता है कि अगर आपने गलती से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया या अपडेट कर दिया है ना, तो उसे वापस पुराने वाले वर्जन पे अगर आपको रिकवर करना है तो कैसे करोगे, आप ऑब्जेक्ट वर्जनिंग की मदद से करोगे, ठीक है। अब कैसे काम करती है, समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट वर्जनिंग क्या है, ठीक है। अब कैसे काम करती है ऑब्जेक्ट वर्जनिंग वो देखते हैं। मान लो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपने ये फाइल अपलोड करी abc.txt, ठीक है। लेट अज्यूम आपके पास ऑलरेडी आपने abc.txt अपलोड कर रखी है और आप दोबारा एक नई फाइल अपलोड कर रहे हो जिसका नाम सेम abc.txt है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले वही लोड बैलेंसर पे जाएगी कहानी, देन एपीआई सर्विस पे जाएगी, देन ऑथराइजेशन चेक करेगा, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट को अपलोड कर देगा, ठीक है। देन वो चेक करेगी आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मेटा डेटा में अगर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो इस तो उस ऑब्जेक्ट की एंट्री होगी, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था कि ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट आईडी होती है, ऑब्जेक्ट नेम होता है, बकेट आईडी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है ना। तो वो एक टेबल टाइप में उसका डेटा रखता है ना। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसकी ऑलरेडी। तो मान लो ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी, ऑब्जेक्ट यूआईडी, वन हो गया वर्जन नंबर, बकेट वन मतलब कौन सी बकेट पे, ठीक है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट
होगी, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेट अज्यूम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट वर्जनिंग नहीं होती, ध्यान समझना, अगर ऑब्जेक्ट वर्जनिंग नहीं होती तो मैं क्या करता, इस एंट्री को डिलीट कर देता और एक और नई एंट्री बना देता। ऐसे करने से क्या होता कि मैं जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है इसे मैं कभी भी रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा, राइट। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग अगर आपने अप्लाई करी है तो ऑब्जेक्ट वर्जनिंग का फायदा यही है कि आप पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी एंट्री आप डिलीट मत करो, उसे वैसे ही रहने दो, बल्कि आप एक नई एंट्री बनाओ, ठीक है। नई एंट्री बना दो जिसका फाइल नेम तो सेम है बट ऑब्जेक्ट लोकेशन अलग है, करेक्ट, और उसका वर्जन नंबर अलग है। तो ये वन मतलब ये पुराना वर्जन वन दे दिया, अभी आपने नया बनाया तो इसका नया वर्जन दे दिया, टू दे दिया। बेसिकली जो वर्जन नंबर वन टू नहीं चलते, ये टाइम स्टैम्प के उस पे बनाते हैं, टाइम स्टैम्प के हिसाब से समझाने के लिए मैंने वन टू थ्री ऐसे लिख दिया, ठीक है। मान लो इसे मैंने सेम बकेट में रखा, बकेट बकेट वन पे रखा, ठीक है। अब आपको अगर अपडेटेड डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे, मेटा डेटा में जाओगे, है ना, आप देखो abc.txt और वहां से जो लेटेस्ट वर्जन होगा वाला डेटा निकालोगे, ठीक है। अगर आपको रिट्रीव करना है तो क्या करोगे, रिट्रीव करने के लिए आप लेटेस्ट वाला मत निकालो, जो जिसका वर्जन थोड़ा सा पुराना है वो निकालो, है ना। तो समझ आ रहा है, ऐसे करने से ये वर्जन नंबर साथ में ऐसे स्टोर करने से, है ना। और अगर ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो हमने पुराने वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट ना करते हुए एक नई एंट्री बना दी, है ना। ऐसा करने से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो पुराना ऑब्जेक्ट है उसे भी रिट्रीव कर सकता हूँ, ठीक है। पर ऐसी में ऑब्जेक्ट वर्जनिंग काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट चीज देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, हाउ टू अपलोड लार्ज फाइल, ठीक है, या ऑप्टिमाइज अपलोड फॉर लार्ज फाइल। भाई पहले बात तो इसकी जरूरत क्यों है। मान लो आप एक बहुत बड़ी फाइल अपलोड करना चाहते हो, है ना। बीच में आपका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो गया, है ना, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क कनेक्शन खराब हो गया, या सर्वर थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया, तो क्या होगा, आपने जो बड़ी फाइल अगर आप पूरी बड़ी एज अ वन फाइल की तरह अगर आप इसे अपलोड करोगे, तो अगर बीच में नेटवर्क फेलियर हुआ या कुछ भी हुआ तो आपको ये वाली फाइल दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी, और कितनी ज्यादा इरिटेशन हो जाती है इससे, है ना। कि यार आप एकदम आपका 86% आप अपलोड कर चुके थे, बीच में थोड़ी देर के लिए नेटवर्क क्या गया, आपको अपनी अपलोड फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर 86 पे मेरा थोड़ा सा नेटवर्क फेलियर है, सर्वर डाउन हुआ है, तो अगली बार भी वो 86 से ही स्टार्ट हो, मुझे दोबारा से अपलोड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ लार्ज फाइल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ S3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप गूगल ड्राइव का देखो या ड्रॉप बॉक्स का देखो, हर जगह जब भी लार्ज फाइल का सीन होगा यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बड़ी फाइल को छोटे छोटे चंक्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये चंक्स में कहाँ डिवाइड होगा, याद करो क्लाइंट साइड में डिवाइड कर रहा हूँ भाई मैं। इसे अगर आप पूरी बड़ी फाइल को सर्वर पे अपलोड करोगे देन सर्वर पे चंक करोगे, कोई सेंस थोड़ा बनता है। आपने क्या किया, पूरी बड़ी फाइल को कहाँ पे चंक्स में डिवाइड किया, क्लाइंट साइड में डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट अपलोड करना चाहता है, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट साइड पे बड़ी फाइल को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके चंक्स को क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, सिंपल, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है मल्टी पार्ट अपलोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है मल्टी पार्ट अपलोड, ठीक है। तो कैसे काम करता है ये ध्यान समझना। अब मैं अपलोड करना चाहता हूं तो मैं डेटा स्टोर सर्विस को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई मैं अपनी ऑब्जेक्ट अपलोड करना चाहता हूं बट पार्ट्स में अपलोड करना चाहता हूं, तो मैंने उसे बोला कि आई वांट टू इनिशियलाइज मल्टी पार्ट अपलोड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि मैं जो अपलोड कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स वो पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसे मैंने डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दिया और एक एक करके मैं चंक्स अपलोड करूंगा, ठीक है। तो उसने ये रिक्वेस्ट भेजी, तो ये डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड कर लो, पार्ट्स में अपलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा ठीक है, आपकी अपलोड आईडी ये है, जो भी उसने अपलोड आईडी बोली उसने कहा ठीक है भाई। अब इसने क्या किया, इसने एक पार्ट उठाया और अपलोड कर दिया, ठीक है। इसने बोला ओके भाई एक पार्ट आ गया मेरे पास, ये लो मैंने एक्नोलेजमेंट भेज दिया आपको, तो उसने कुछ एक्नोलेजमेंट भेजी, उसका नाम दे दे ई टैग वन, ठीक है। सिमिलरली इसने क्या किया, दूसरा पार्ट उठाया भेज दिया, डेटा स्टोर ने क्या कहा, भाई आ गया मेरे पास, ये वाला पार्ट भी आ गया, डन। तो इसने एक और एक एक्नोलेजमेंट भेजी, ऐसे करते करते उसने एक एक पार्ट सारे अपने अपलोड करे, ठीक है। जैसे जैसे वो पार्ट अपलोड कर रहा है वैसे वैसे डेटा स्टोर साइड में वो एक्नोलेजमेंट भेज रही है, ठीक है। अब ध्यान समझो, लेट अज्यूम इस पॉइंट में आपका नेटवर्क फेलियर हो चुका है। जैसे नेटवर्क फेलियर हुआ, आपको पता चल चुका है, आप मान लो आप कहीं पे स्टोर कर रहे हो ये इन्फॉर्मेशन कि कौन इतने पार्ट है आपके, इस पार्ट में से कौन कौन सा, जैसे आपको एक्नोलेजमेंट आ रही है वैसे वैसे आप बता रहे हो कि ओके ये पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, है ना। अगर इतने पार्ट पे आपका
इंटरनेट थोड़ा-सा रुक गया या सर्वर्स की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले वो फ़ाइल चेक करोगे भाई, कि यार बताओ मैंने कौन-कौन से पार्ट ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मान लो आपने 7 पार्ट ऑलरेडी भेज चुके हो, तो आप बोलोगे हाँ, 7 पार्ट मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, मुझे वो पार्ट नहीं भेजने, 8वाँ पार्ट भेजना है, फिर आप ये वाला पार्ट भेजोगे। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि आप ये रिज़्यूमेबल अपलोड कैसे करोगे, ठीक है? ओके, आपने ये वाला पार्ट भेजा, ये वाला पार्ट भेजा। तो आपने सारे पार्ट आपने भेज दिए। एक बार आपने सारे पार्ट भेज दिए तो आप इसे कहोगे कि भाई साहब मैंने सब कुछ भेज दिया है, ठीक है? ये मेरी अपलोड आईडी है, ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 1 की जो भी आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट आईडी भेजी थी ई-टैग 1, पार्ट 2 भेजा था इसी एक्नॉलेजमेंट आईडी ई-टैग 2 एंड सो ऑन। ये कहेगा ठीक है भाई, ये क्या करेगा जब सर्वर पे क्या आएगा पार्ट 1 की ये सारी आईडी आएगी तो ये करेगा सारे लेगा, ई-टैग 1 वाला लेगा, ई-टैग 2 वाला लेगा, इन सब सारे पार्ट्स को ये कंबाइन कर देगा ऑन द सर्वर साइड। एक बार ये सारे सर्वर साइड पे कंबाइन होगा, ये होगा कि भाई साहब डन हो गया आपका, आपने फाइल अपलोड कर दिया। ठीक है? तो यहाँ से इसको ये अपलोड का सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी, है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है मल्टी पार्ट अपलोड। ठीक है? और ये बहुत जगह यूज़ हुआ है, जब भी आपको लार्ज फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? आने वाली वीडियो में मैं और भी समझाऊँगा इसके बारे में। ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है? ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।